नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि मज़ामती तहरीक ने इसराइली न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ा दिया है। उनका दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा है। इतने बड़े धमाके हुए कि ऐसा लगा कि ज़ल्ज़ला आ गया हो। पूरे दारुल हुकूमत में इस वक्त क्योस फैल चुका है, हंगामी सूरत हाल है और एयरपोर्ट्स पर धमाके सुने गए हैं। वहां पर बहुत बड़ा हमला हुआ है और इसके साथ साथ इतलात ये भी आई हैं कि मज़ामती तहरीक के पास इनकी तमाम मिलिट्री बेसिस के अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स, उनके नक्शे जो हैं, क्लासीफाइड नक्शे, वो आ चुके हैं और मज़ामती तहरीक एक और बहुत बड़ा हमला 7 अक्टूबर की तर्ज पर करने जा रही है। और इस सारे मामले के बाद तैयब एर्दोगान की एंट्री हुई है और न्यूक्लियर जो इनके हथियार हैं उस हवाले से अहम तरीन उन्होंने इकदाम उठाया। वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सूरत हाल पूरी तरह से बिगड़ गई है और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने के बाद बहुत ज़्यादा मामलात जो हैं वो मुख्तलिफ हो चुके हैं। तो ये अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे पास आ चुकी हैं। सबूतों और दलाल के साथ एक एक चीज़ आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, जंग के सबसे क्रूशल मोड पर हम आ खड़े हुए हैं। एक फैसला कुन जंग इस वक्त जारी है जो कि बुरे तरीके से इसराइल हारता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा फिरौन और तकब्बर के साथ वो गजा में उतरा था, लेकिन उसी गजा में उसकी अपनी कब्रें बन रही हैं जिनकी वो नस्लें मिटाने के लिए निकले थे। टैंक्स, फिजाइया, नेवी, लाखों की फौज, टेक्नोलॉजी, इमदाद, कोई चीज़ उनके काम नहीं आ रही और रोज़ाना सैकड़ों फौजियों की कब्रें गजा में बन रही हैं। और अभी जो सबसे बड़ा अटैक हुआ है जिसने एक तरह से जंग का पांसा पलट दिया है और बहुत बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ा है, वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। सबसे पहले आपके सामने सबूत रखने जा रहा हूं, फिर आगे चीज़ें आपको शेयर करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको खुद रिपोर्ट किया है, इसलिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ये देखिए कि हमास अटैक्ड ऑन इसराइली बेस लिंक्ड टू द न्यूक्लियर प्रोग्राम। बिल्कुल साफ अल्फाज में वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर जो प्लांट है वहां पर अटैक किया गया। अब इसमें 3 सबसे बड़ी चीजें हुई हैं इस हमले के बाद। एक तो ये है और बहुत ही कंसर्न है इसराइल को इस हवाले से कि मज़ामती तहरीक को उनकी इस न्यूक्लियर प्लांट का पता किस तरह से चला। यानी उनका तो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम ही खुफिया है, उन्होंने तो अभी तक डिक्लेयर ही नहीं किया। तो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम का ये जो बेस है इसका उनको पता किस तरह से चला। पहली चीज़ हो गई, ये उनके लिए बहुत ही तशवीशनाक बात है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है वो तो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस है, तो ये इंफॉर्मेशन वहाँ तक कैसे पहुँच गई। दूसरी बात कि उन्होंने गजा से बैठकर इसको गाइडेड मिसाइल के साथ निशाना भी बना डाला। अब ये उससे भी अगली बड़ी बात है कि आप जिनको आपने एक छोटे से इलाके में महदूद रखा हुआ है वो हर चीज़ की इंटेलिजेंस भी ले रहे हैं और आपकी खुफिया से खुफिया चीज़ यानी न्यूक्लियर असासों से आगे कौन सी चीज़ हो सकती है तो उसको वो गजा से बैठकर निशाना भी बना रहे हैं। ये दूसरी सबसे अहम चीज़ हो गई। तीसरी जो सबसे बड़ा फ़ायदा इस वक्त मज़ामती तहरीक को हुआ है कि इस हमले के बाद जो उनका ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो दोबारा से खबरों में आ गया है। यानी इससे पहले जंग के शुरू वाले दिनों में जब इन्होंने धमकी लगाई थी तो ये बात खुलकर सामने आई थी इनके जो न्यूक्लियर असासे हैं, क्योंकि वो डिक्लेयर नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिबेट चली। अब इस नए मामले के बाद वो पुराने वाला मामला दोबारा से जिंदा हो गया। उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी दुनिया की खबरों में आ चुका है, खबरों की जीनत बन चुका है कि भाई इसका मतलब कि अगर उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला किया गया तो इनके पास एटम बम है, और अगर है तो फिर ये डिक्लेयर क्यों नहीं करते और इन पर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाई जाती। तो इस तरह उन्होंने एक हमले से 3 बड़े शिकार किए हैं। तो ये जो मज़ामती तहरीक का हमला है ये एक मास्टर क्लास है। ये बहुत ही गैर मामूली चीज़ है कि उनकी सबसे सिक्योर और सबसे खुफिया प्लांट को हमला करना। इसका मतलब है कि कल को अगर वो ऐसी जगह पर हमला करते हैं कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ही ब्लास्ट हो जाता है, देन आप सोचिए कि क्या हो सकता है। और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि उनके पास एक एक बेस के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स किस तरह से आ चुके हैं। फिर जो दूसरे बड़े हमले हुए हैं, जो दारुल हुकूमत पर सबसे बड़ा हमला हुआ है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस न्यूक्लियर अटैक के बाद उनके दारुल हुकूमत पर हमला है। अब पूरा मीडिया उठाकर देख लें, इंटरनेशनल मीडिया आपको यही खबर
سنائی دے گی، کیونکہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے کہ ایسا لگا کہ زلزلہ آ گیا۔ اب خود سٹیٹمنٹ پہلے دیکھیے کہ اسٹرانگ ایکسپلوژنز شوک دا سٹی آف تل اویو آفٹر اٹ واز سبجیکٹڈ ٹو میزائل اٹیک فرام غزہ۔ وہ کہہ رہے کہ زمین ہل کر رہ گئی، زمین ہل کے رہ گئی، جس طرح کا بڑا دھماکے جو ہیں وہ تل اویو میں سنے گئے ہیں۔ تو بہت یہ بڑے دھماکے تھے، اس کی ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں، میزائل جا کر مختلف بلڈنگز کو ٹکرائے، اور پھر ویڈیوز آپ تصویر بھی یہ دیکھ لیجئے کہ لمبی قطاریں لگ گئی گاڑیوں کی، یعنی کوئی جہاں پر بھی کوئی تھا وہ وہیں پر رک گیا، اور اس طرح گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہیں۔ پوری طرح سے ہنگامی صورتحال ہو گئی تل اویو میں، اور جو کہ ابھی تک جاری ہے۔ پوری طرح سے کیوس پھیل چکا ہے، مختلف لوکیشنز پر، تل اویو کی مختلف لوکیشنز پر یہ دھماکے سنے گئے ہیں۔ اور جب یہ ایئر سٹرائک ہوتی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہوتا، وہ کہیں پر بھی جا کر گر سکتا ہے۔ یعنی یہ کوئی زمینی آپریشن تو ہو نہیں ہوتا کہ آپ کو پتا کہ جنگ اس طرف چل رہی ہے، یہ جو ایئر سٹرائک ہوتی ہے یہ تو کہیں پر بھی آ کر وہ گر سکتی ہے، چاہے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہ آپ پر ہی آ کر گر جائے۔ تو اس طرح پورا جو تل اویو ہے وہ اس وقت ہنگامی صورتحال میں، اور یہ چیز انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے جنگ صرف غزہ تک مسلط رکھی ہے پچھلے 75 سالوں میں، اور ان کو کبھی کوئی انسیکیورٹی اس طرح سے نہیں ہوئی۔ لیکن آج جب جنگ ان کے دروازوں پر پہنچی ہے تو اسی لیے اب چیخ کر ان کا میڈیا اور ان کی پبلک سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، اب مظاہرے کر رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے، کیونکہ آج ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی اپنی ریاست ملیا میٹ ہونے والی ہے، نیست و نبود ہو جائے گی اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے۔ ابھی تو حزب اللہ کے راکٹ نہیں چلے، ابھی تو ان کے حملے صرف بارڈر تک ہیں۔ جب وہ تل اویو پر پہنچیں گے، 1.5 لاکھ راکٹس ان کے پاس ہیں، جب وہ یہاں پر آئیں گے تو سوچئے پھر اسرائیل کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اور اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو وہ دن دور نہیں ہے جب حزب اللہ کے راکٹس آپ کو تل اویو پر گرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ ٹھانی جا چکی ہے، یہ عہد کیا جا چکا ہے، یہ حلف لیا جا چکا ہے کہ ہم اب پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں، اس غلامی سے موت اچھی ہے، ہم شہید ہو جائیں گے لیکن اب ان صہیونی اور امریکی طاقتوں کے ہم غلام نہیں رہیں گے، یہ حلف لیا جا چکا ہے۔ اس لیے اب وہ دن دور نہیں ہے جب وہ سارے راکٹس جو ہیں آپ کو تل اویو پر گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنا سا اسرائیل ہے، اتنا سا، ٹھیک ہے، تو اس کو مٹانے میں زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی۔ اس کے علاوہ جناب ایئرپورٹس پر حملے کیے گئے ہیں۔ آپ اس سینسٹیوٹی کا اندازہ لگائیے کہ جو اسرائیل کہتا ہے میرا تو بڑا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، میرے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، اس نے آئرن ڈوم امریکہ سے لے کر پتہ نہیں کس کو بیچا ہے۔ اور اگر آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا کہ ان کے پاس فلانا سافٹ ویئر ہے، ان کے پاس وہ سپائی ٹیکنالوجی ہے جو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے، تو ان کے سب سے جو 3 سینسٹیو ایریاز ہیں آج ان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ جناب بین گورین ایئرپورٹ ہے، اس پر بڑے بلاسٹ ہوئے ہیں، اور یہ بین گورین ایئرپورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی نام سے جو کنال بنانا چاہ رہا ہے اسرائیل، یعنی غزہ سے جو کنال یہ بنانا چاہ رہا ہے سوئز کنال کی ریپلیسمنٹ کے طور پر، بڑی تفصیلی ویڈیوز میں اس پر بنا چکا ہوں، وہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن اس کنال کا نام بھی بین گورین کنال ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بین گورین ایئرپورٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہاں پر بڑے دھماکے سنے گئے ہیں۔ تو انہوں نے آپ کے نیوکلیئر پلانٹ کو بھی نشانہ بنا لیا، آپ کے دارالحکومت کو بھی نشانہ بنا لیا، اور اس کے ساتھ ملحقہ جو ایئرپورٹ ہے جو کہ ایک بہت ہی سینسٹیو ایریا ہوتا ہے اس کو بھی انہوں نے نشانہ بنا لیا۔ تو پھر مجھے آپ بتائیے کہ کون اس وقت تگڑا ہے، کون اس وقت حاوی ہے، اور کتنی پاور ہے مزاحمتی تحریک کے پاس کہ وہ جس کو چاہتے ہیں وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ ایک قدم آگے جا کر ہٹ کر رہے ہیں اور ان کی زیادہ سینسٹیو چیز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور نہ صرف دارالحکومت کو نشانہ بنایا گیا بلکہ اس کے علاوہ اور دیگر سٹیز اور بہت ساری سیٹلمنٹس جو ہیں وہ ان کو نشانہ انہوں نے بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ایشکلون کا سٹی ہے ساحل سمندر کے پاس، اس کو بھی میزائل کے ذریعے اس پر بمباری کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے ٹارگٹ کراؤڈز آف دا اسرائیلی آکوپیشن آف میگین سیٹلمنٹس، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو صرف صورتحال بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کی پاور ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک جگہ کو بھی نشانہ نہیں بنا رہے بلکہ وہ ایک وقت میں 10 جگہوں کو ایک ساتھ نشانہ بنا رہے ہیں۔ سو دس از ویری ویری انیوژول، اور اس طرح مزاحمتی تحریک کی جو پاور ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا غزہ کے اندر جو بیٹل چل رہی ہے وہاں پر جو بڑے حملے ہوئے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے یہ ایک ایکسپرٹ کی زبانی سن لیجئے جس نے بڑے خوبصورت طریقے سے یہاں کی صورتحال کو بتایا کہ more than 2 dozen soldiers
are killed. The government accept only 3. Fighting continue in Khan Yunis. Resistance is throwing soldier into the fire. 2 दर्जन से ज्यादा अभी कुछ देर पहले जो है इनके फौजी हलाक हो गए हैं। फिर आप देखिए कि मज़ामती तहरीक का बयान के वी टारगेटेड अ स्पेशल ज़ायनिस्ट फोर्स होल्ड अप इनसाइड अ रूम इन बैते हनान विद शेल्स, कि एक बिल्डिंग में उसके कमरे में जहां पर बहुत सारे फौजी मौजूद थे, हमने वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो शेल्स के साथ उड़ा दी। तो आपने नुकसान गिनते जाना है, कैलकुलेट करना है, देन मुझे कमेंट में बताना है कि आपके मुताबिक ये कितना नुकसान है, क्योंकि मेरे हिसाब से रोज़ाना इनके 100 या उससे भी ज़्यादा फौजी हलाक हो रहे हैं रोज़ाना। क्योंकि अब इस नई स्टेज ऑफ वॉर में हमने देखा है कि एक एक हमले में 10-10, 20-20, 50-50, 70-70 फौजी भी एक एक हमले में हलाक हो रहे हैं। 100 तो मस्ट हैं, कभी जब ज़्यादा बड़े हमले होते हैं तो वो 100 से क्रॉस भी कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि आखिरी चंद घंटों में 28 से ज़्यादा मिलिट्री व्हीकल्स उड़ा दी गई हैं। अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये इनके सारे इक्विपमेंट हैं, इनकी गाड़ियाँ, इनके टैंक्स, और चंद घंटों में 28 से ज़्यादा उड़ाई गई हैं। एक गाड़ी में नॉर्मली 3 से 4 होते हैं, और ये सबसे कम बता रहा हूँ, अगर सबसे कम भी हों तो 3 से 4 होते हैं, वगरना ऑन एवरेज 7 से 8 फौजी होते हैं एक आर्मर्ड व्हीकल में। तो 28 उन्होंने उड़ाई हैं। अब मुझे कैलकुलेट करके आप बताइए। अब मैं इसराइली मीडिया का बयान आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो कि वाशगाफ अल्फाज में आपको बताएगा कि वो कितने शिकस्त खुर्द हैं। उनका मीडिया खुद तस्लीम कर रहा है। ये आप देखिए कि इसराइली आर्मी वाज अनेबल टू क्लीन Gaza city and its environment during 59 days of war, so it is unable to do in Khan Yunis also. अभी चूंकि साउथ में सबसे ज़्यादा इनका फोकस है, तो वो कह रहे हैं कि पिछले 59 डेज में आप नॉर्थ में भी नाकाम हुए, एंड देन अभी आप साउथ में भी उसी तरह से नाकाम हो रहे हैं। फिर आगे वो क्या कहते हैं कि ऑप्शंस आर लिमिटेड, we should have to low expectations. अब हमें बिल्कुल इनसे कोई तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए, ऑप्शंस हमारे ख़त्म हो गए हैं। The ground reality is this operation can't continue more than 10 days. अब मुझे बताइए कि इसके पीछे और क्या रह गया, और कौन सा सबूत चाहिए आपको कि आपको तसल्ली हो कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। उनका मीडिया खुद कह रहा है कि जो नाकामी हमें उठाना पड़ रही है, हम 10 दिन से ज़्यादा ये ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं रख सकते। अब मेरा ख्याल है कि ये वन लाइनर है इस पूरी जंग का, कि ये जंग अब मजीद ये जारी नहीं रख पा रहे हैं। ये सिर्फ ढिठाई के साथ अपनी इज्जत बचाने के लिए टकरे मार रहे हैं, कभी बमबारी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, सिर्फ इज्जत बचाने के लिए, सेफ एग्जिट लेने के लिए। और उनका मीडिया बिल्कुल ऑन रियलिटी कह रहा है कि 10 दिन से ज़्यादा ये ऑपरेशन नहीं चल सकता, क्योंकि आगे तो बंद गली है। अब आप पिछले जो फेज था जंग का, हम आपको लगातार ये रिपोर्ट कर रहे थे कि जिस तरफ इसराइल जा रहा है ये एक बंद गली की तरफ जा रहा है, और ये कंटिन्यू नहीं रख सकता। जिस तरह पब्लिक का प्रेशर आ रहा है, जिस तरह आलमी प्रेशर आ रहा है, और अंदर तो उसको कोई मिलिट्री कामयाबी मिल नहीं रही, और जिस तरह से हिजबुल्लाह अपने हमले बढ़ाती जा रही है, जिस तरह से यमन बढ़ा रहा है, जिस तरह से ईरान के बारे में रिपोर्ट है कि वो हमला करने जा रहा है, तो मुझे बताइए कि ये किस तरह से आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो वो नहीं रख पाए, उनको मुआहदे की तरफ आना पड़ा। लेकिन फिर चूंकि मुआहदे में भी वो नाकाम हो रहे थे और मज़ामती तहरीक का पलड़ा भारी था, तो इस सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए वो दोबारा जंग में गए, लेकिन दोबारा उससे भी बुरी सूरत हाल है उनकी। सो ये मैं कहता हूँ, मेरी भी यही प्रेडिक्शन है कि 8 से 10 दिन से ज़्यादा ये ऑपरेशन को जारी नहीं रख सकेंगे। इसके अलावा इसराइली मीडिया ने एक और बड़ा इंकशाफ किया है, जो कि इनकी जो पॉलिटिकल हिकमत अमली है मज़ामती तहरीक की, जो उनका ब्रेन है, जिस ज़बरदस्त तरीके से वो इस जंग को लेकर चल रहे हैं, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो बताते हैं कि हमास ब्रॉट मैनुअल टू टॉक इन हेब्रू फॉर निगोशिएशंस ऑन प्रिजनर्स। वो कह रहे हैं कि मज़ामती तहरीक एक किताबचा लेकर आए थे, यानी डिक्शनरी लेकर आए थे इब्रानी ज़ुबान में बात करने के लिए, क्योंकि इनकी ज़ुबान जो है वो इब्रानी ज़ुबान है। तो वो मज़ामती तहरीक पूरा एक डिक्शनरी लेकर आई थी कि जब निगोशिएशंस करनी है तो हमने इनसे इब्रानी, इन्हीं की ज़ुबान में जो है वो बात करनी है। तो आप सोचिए कि वो किस तरह एक एक बारीक चीज़ को लेकर चल रहे हैं, और वो हैरान रह गए। इसी तरह एक प्रिजनर ने ये इंटरव्यू दिया रिहा होकर, जब वो आया, कि जंग के पहले रोज़ हमें यहया समार खुद आकर मिला, और उसने हम सरप्राइज रह गए कि उसने हमसे इब्रानी ज़ुबान में बात की और कहा कि तुम यहाँ पर सेफ हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सो ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है। फिर ये गार्डियन का सबसे अहम तरीन जो उन्होंने इंकशाफात किए, वो आप देखिए कि मज़ामती तहरीक के पास इसराइली तमाम बेसिस के, तमाम मिलिट्री बेसिस के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, जिसमें उनके पास नक्शे मौजूद हैं।
इसराइल की एक एक बेस के नक्शे जो हैं वो इस वक्त मज़ामती तहरीक के हाथ लग चुके हैं। अब मुझे बताइए, ये दुनिया की सबसे एडवांस फौज है, इनकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, सो कॉल्ड। तो इनके सारे जो नक्शे हैं वो उनके पास पहुंच चुके हैं। और इससे एक चीज़ ये भी साबित होती है कि 7 अक्टूबर को जो उनका मास्टर क्लास एक हमला था, जिसमें वो खास मिलिट्री बेसिस पर गए और वहां से इनके सिक्योरिटी सर्वर्स उठाए, जिसमें इनके तमाम एजेंट्स के जो कि पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं उन सब के नाम हैं, उनका सारा जो बायोडाटा है वो इनके पास आ चुका है। तो इसका मतलब कि ये इंफॉर्मेशन उनके पास पूरी तरह से साबित हो जाती है कि वाकईतन है, क्योंकि 7 अक्टूबर को वो उन्हीं बेसिस पर गए जहां पर इनके सिक्योरिटी सर्वर्स थे, ठीक है, जिससे इसराइल पूरी तरह से घुटनों पर आ गया। तो अब ये इस तरह का कोई भी हमला दोबारा भी किसी भी बेस पर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इनके पास है। तो जहां पर इनको सबसे कोई कीमती चीज उठाना होगी, ये वहां पर जाकर हमला कर सकते हैं। तो ये इसराइल की सिक्योरिटी पूरी तरह से कोलैप्स की हुई है और पूरी तरह से दुनिया के सामने एक्सपोज हो रही है। अब ये तो पूरी मज़ामती तहरीक की जिदोजहद है, और जो वो शिकस्त इनको दे रहे हैं, या मैंने आपके सामने रखा। अब इस सारे मामले में तुर्की की एंट्री हुई है और तैयब एर्दोगान ने बड़ा अहम एक इकदाम उठाया। ये जो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है, और एर्दोगान का अहम तरीन बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम न्यूक्लियर हथियारों के मामले को नहीं छोड़ेंगे, इसको फरामोश नहीं करेंगे। हम कहें कि इसराइल के पास एटम बम है, पूछें तो कहता है कि ऐसा नहीं है। यानी वो जो उन्होंने किया कि पूरी तरह से ये खबरों में आ गया, दोबारा से मामला जोर पकड़ गया। एर्दोगान कह रहा है कि हम इस मामले को नहीं छोड़ेंगे, अब इसको हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप ईरान पर पाबंदी लगाते हैं, आप तुर्की पर पाबंदी लगाते हैं कि न्यूक्लियर बम ना बनाओ, और हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको आपने न्यूक्लियर बम दिया हुआ है, उसको कोई पूछताछ नहीं है। और इसलिए आज जो ईरान का बयान आया है, उन्होंने कहा कि देयर इज अ टाइम फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अब वक्त आ गया है कि हम दुनिया को सुधारें। और एर्दोगान का बयान आया कि अब वक्त आ गया है कि वीटो पावर को चेंज किया जाए। ये क्या है वीटो पावर के 5 मुल्क बैठकर हमारे सारे मुल्कों की किस्मतों का फैसला कर रहे हैं? तो अब वक्त आ गया कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आए और ये वीटो जो है वो इसको भी चैलेंज किया जाए। और इसके अलावा अहम तरीन उनका बयान ये सामने आया कि अब फलस्तीन की आज़ादी में मजीद डिले नहीं किया जा सकता। अब नामुमकिन हो गया है कि हम खामोश बैठें और इसमें कोई डिले करें। तो 1967 के मुताबिक जो सरहदें उस वक़्त थी, उसके मुताबिक फ़लस्तीन की रियासत को आज़ाद किया जाए। और फिर उन्होंने कहा कि नेतन्याहू रिस्किंग होल रीजन फॉर हिज पॉलिटिकल कैलकुलेशंस, कि नेतन्याहू जो है वो अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल करने के लिए पूरा जो रीजन है उसकी जो सिक्योरिटी है उसको पूरी तरह से आग में झोंक रहा है। और ये पूरा खित्ता इस वक्त आग में जाता हुआ नजर आ रहा है, और हर तरफ फिर तबाही होगी, और उस तबाही को रोकने वाला फिर कोई नहीं होगा। और ना सिर्फ फिर मिडिल ईस्ट में तबाही आएगी, बल्कि पूरी दुनिया में तबाही आएगी। और यह बयान एर्दोगान का इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज से 3 दिन पहले बाइडन ने धमकी लगाई एर्दोगान को पहली बार डायरेक्टली कि अगर तुमने हमास और रशिया की सपोर्ट जारी रखी तो तुम पर हम सैंक्शंस लगाएंगे। अहम तरीन इत्तेहादी तुर्की उनका समझा जाता है, यूरोपीय यूनियन का वो मेंबर बनने जा रहे थे, लेकिन बिल्कुल आमने सामने वो आ गए। जिस तरह उन्होंने ब्लिंकन को जवाब दिया और उससे मिलने से इनकार किया, जिस तरह का बहुत ही बुरा वेलकम उसको वहां पर दिया गया, उनकी बेसिस का घिराव हुआ, और उसके बाद बाइडन ने धमकी लगाई और एर्दोगान का उससे भी सख्त रिएक्शन सामने आया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इस वक्त हो रही हैं, और बिल्कुल हम एक बड़ी जंग के दहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। किसी भी वक्त सूरत। अब देखें ना, आपकी यूक्रेन की जंग अभी भी चल रही है, आपके इराक की वॉर हुई, आपकी सीरिया की हुई, आपके अफगानिस्तान की जंग हुई। कभी भी हम इतने फ्लैश पॉइंट पर नहीं थे, इतने बॉइलिंग सिचुएशन कभी भी नहीं हुई कि इस तरह से जैसे कोई गुब्बारा फटने वाला हो, जैसे पूरा एक आपका अर्थ जो है वो पूरी इतनी तबाही के दहाने पर कभी भी नहीं आई। सो जिस वक्त जितनी सूरत हाल इस वक्त ख़राब हो चुकी है। तो ये अहम तरीन तफसीलात थी जो कि आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।